गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर अभिलाषा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर बुक का चैप्टर 7, ओके, जिसका नाम क्या है, कारक। कारक को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक दूसरे का रिलेशन समझा जाए उसे कारक कहते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण में पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, गीता ने कलम मांगा। कारक आपने समझा, मतलब संबंध जो होता है वो होता है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के बीच का जो संबंध है वो कारक कहलाता है। कारक को जानने के बाद आते हैं कारक के भेद। सबसे ज़्यादा भेद किसके हैं, कारक के। अब तक जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा भेद कारक के आते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। लास्ट है संबोधन कारक। मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको समझाया था कि कारक के भेदों को अच्छे से लर्न करने के लिए जो टेबल दी हुई है बुक में, आपको उसको याद रखना है। देखो इसको कैसे रीड करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में, पर संबोधन हे अरे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से में कौन से कारक में कौन सा चिन्ह आएगा। अब हम सारे जो हमारे भेद हैं कारक के उसको 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कर्ता कारक सबसे पहला कारक, तो उसकी डेफिनेशन होगी जिन शब्दों से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो शब्द हमें जो काम कर रहा है उसके बारे में बताता है वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, राम ने किताब पढ़ी। दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म क्या होता है, काम। हमारा जो कर्म है, जो हम काम कर रहे हैं वो, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसको पिक्चर के द्वारा कैसे समझेंगे कि राम ने रावण को मारा। राम क्या कर रहे हैं, राम का कर्म क्या है, रावण को मारना, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। गुरुजी क्या करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो ये गुरुजी का कर्म हुआ, तो गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। सेकंड था कर्म कारक। थर्ड आता है करण कारक। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब ध्यान से पढ़ो इसको, परिभाषा को, कि कर्ता जिस साधन से, कर्ता कौन है, जो काम कर रहा है ना, और वो जिस साधन से काम कर रहा है, जिस चीज़ से काम कर रहा है उसका पता चले वो क्या है, करण कारक। जैसे राम गाड़ी से घर आया। राम किससे घर आया है, पिक्चर में गाड़ी से घर आया है। संजय कलम से लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को कैसे समझेंगे कि जिसके लिए काम किया जाए उसको बताने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। मतलब आप किसके लिए काम कर रहे हो उसका जिस शब्दों से पता चले वो कहलाता है संप्रदान कारक। उदाहरण के लिए, गरीबों के लिए अन्न दो, राम हवन के लिए सामान लाना। जिसके लिए काम किया जाए, कर्ता जिसके लिए काम कर रहा है वो शब्द जिससे पता चले वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। वापस से रीड कर रही हूँ, ध्यान से समझो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब कोई चीज़ जहाँ पे है वो वहाँ से अलग हो गई है तो वो क्या कहलाता है, अपादान कारक। जैसे किसी मेज़ पर किताब रखी है और वो गिर गई, तो ये कौन सा कारक है, अपादान कारक। यहाँ पिक्चर में आपको क्या दिख रही है, एरोप्लेन दिख रही है। एयरपोर्ट पे से वायुयान ने हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मतलब जो वायुयान था, जो एरोप्लेन था, उसने हवाई अड्डे को, मीन्स एयरपोर्ट को छोड़ दिया है, वहाँ से उड़ गई है। और मेज़ पे से क्या गिर गई है, नीचे किताब नीचे गिर गई है कि किताब ने मेज़ को छोड़ दिया है।
ये क्या कहलाता है? अपादान कारक। नेक्स्ट आता है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चले। संबंध का अर्थ मैंने आपको बताया था कि रिलेशन, रिश्ता, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह कपड़े की दुकान है, दुकान का किससे संबंध, कपड़े का किससे संबंध है? दुकान से। सुनील का घर बहुत बड़ा है, सुनील किसका घर बड़ा है? सुनील का घर बड़ा है। तो ये घर से किसका संबंध है? सुनील का। और कपड़े का किससे संबंध है? दुकान से। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। जिस स्थान पर क्रिया हो रही है उसे बताने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब कोई भी स्थान है जहाँ पे कोई क्रिया हो रही है, क्रिया क्या कहलाती है? किसी भी काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डिब्बे में मिठाई रखी है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि डिब्बे में क्या रखी है? मिठाई रखी है। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, छत पर बच्चे खेल रहे हैं मतलब वो क्रिया कर रहे हैं, है ना, उसमें क्रिया हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। लास्ट आता है आपका संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना, वो कहलाता है संबोधन कारक। जैसे हे ईश्वर मुझे बुद्धि दो, क्या बोल रहे हैं इसमें कि हे ईश्वर मुझे बुद्धि दो। अरे बालकों चुपचाप बैठो, मीन्स किसका संबोधन हो रहा है यहाँ पे? टीचर किसको संबोधित कर रही है? बालकों को संबोधित कर रही है। तो क्या कहलाएगा ये? संबोधन कारक। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ये था आपका चैप्टर 7 जिसमें आपने पढ़ा, कारक के बारे में समझा और कारक के जो 8 भेद होते हैं वो आपने समझे। सबसे ज़्यादा भेद इसी में होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको 12th तक काम आने वाली है वो टेबल जो आपकी नोट उसमें टेक्स्ट बुक में भी है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, वो वाली टेबल आपको याद करनी है, उससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।